महिला अपने घर के अंदर होती है तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है। जब वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती है तो सामने देखती है एक 14 से 15 साल का लड़का खड़ा हुआ है, जिसके हाथ में एक कपड़ा है और दूसरे हाथ में एक बाल्टी ले रखी है। दोस्तों, तुरंत ही वो उस मैडम से कहने लगता है कि मैडम जी, मुझे कुछ काम दे दो और बदले में मुझे खाना दे दो। मैं आपकी गाड़ी साफ कर देता हूँ जो बाहर खड़ी हुई है। मैडम कहती है कि ये भला वैसे ही फालतू की बातें कर रहा है। इसे वो अपने जेब से निकालकर 50 का नोट दे देती है, लेकिन वो लड़का रुपए लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैडम जी, मुझे बस खाना चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर वो मैडम उससे पूछने लगती है कि तुम्हें खाना क्यों चाहिए, क्यों पैसों से खाना नहीं आएगा क्या? तो वो मैडम को अपनी पूरी सच्चाई बताता है कि मुझे खाना अपने लिए नहीं, अपनी बहन के लिए चाहिए जो बीमार है। उसके बाद मैडम जो इनके साथ करती है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आप लोग हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर जाएं, जिससे कि आगे की अपडेट आपके पास आती रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये महाराष्ट्र के नागपुर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर सुमन नाम की एक लड़की जो कॉलेज में पढ़ा करती है, उसके पिता बहुत ही ज़्यादा धनी होते हैं, बिल्डर होते हैं। धन दौलत की इनके पास कोई कमी नहीं होती। गाड़ी से ये कॉलेज जाया करती और अपने घर पर आया करती, अच्छे से पैसे खर्च किया करती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। एक दिन का वाकया होता है जब इसकी मुलाकात एक अमित नाम के लड़के से होती है। वो भी काफ़ी अमीर होता है। अमित के साथ मुलाकातें इस तरह से आगे बढ़ने लगती हैं, दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। जो यहाँ पर लड़की होती है वो अमित से कहती है कि अमित, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। अमित भी कहता है ठीक है, शादी कर लेना। दोस्तों, अब यहाँ पर जो लड़की है सुमन, वो अपने घर वालों से कहती है कि मेरे कॉलेज में साथ पढ़ने वाला एक लड़का है जिसका नाम अमित है, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। माता पिता अमित के बारे में जानकारी जुटाते हैं तो उन्हें अलग ही उसका फीडबैक मिलता है कि वो तो अलग ही टाइप का लड़का है। माता पिता लड़की से मना कर देते हैं कि बेटा वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो तो आवारा किस्म का लड़का है, लड़कियों को इसी तरह से अपने जाल में फंसाता है, वो तो बस यूज करके लड़कियों को छोड़ देता है। लेकिन सुमन के ऊपर उसका प्यार इस तरह से सवार हो चला था, सुमन को कुछ और दिख ही नहीं रहा था। वो अपने घर में अपने आप को कैद कर लेती है, खाना पीना बंद कर देती है। उसके बाद घर वाले भी टूट जाते हैं और फिर घर वालों की मर्जी से ही सुमन वहाँ उस लड़के के साथ में शादी कर लेती है। शादी करने के बाद सुमन उस लड़के के घर पर पहुँच जाती है, लेकिन उस लड़के की जो आदतें होती हैं बहुत ही अलग टाइप की होती हैं। हर दिन शाम को वो शराब पीकर घर आता है, कभी भी वो बिना शराब पिए आता ही नहीं। सुमन उसे बार बार पूछने का यत्न करती है, लेकिन वो कुछ बताता ही नहीं। एक दिन ऐसा होता है जब वो शराब पीकर नहीं आता तो सुमन आज उसे पकड़कर बिठा लेती है और पूछने लगती है कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम रात रात गायब रहते हो, तुम जाते कहाँ पर हो? दोस्तों, ये लड़का जो जवाब देता है उसे सुनकर सुमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि मेरी और भी कई सेटिंग हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, इसमें तुम्हें कोई परवाह मेरी क्यों करनी है? मैं तो जहाँ मेरा मन करे मैं वहाँ पर जाऊँगा। तुम मुझे ऐसे रोक टोक मत किया करो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अगर तुम मुझे रोक टोक करना चाहती हो तो तुम मेरे जीवन से जा सकती हो, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। दोस्तों, सुमन जब ऐसी बातें सुनती है तो सुमन को उसके पापा की, उसके भाई की, उसकी माँ की, सबकी बातें वो रह रह कर याद आने लगती हैं। वो लोग कहते थे कि इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसका करैक्टर ठीक नहीं है। दोस्तों, फिर यहाँ पर वो जैसे तैसे करके इस रात को काट लेती है। जैसे अगला दिन आता है, अगले दिन अब वो इसे रोकने लगती है और कहने लगती है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, पर तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन तभी वहाँ पर उसके फ़ोन पर एक और फ़ोन आता है और सामने से एक लड़की बोल रही होती है। आज ये अमित अपने स्पीकर को ऑन कर लेता है और उसके सामने ही
उस लड़की से बात करता है और कहने लगता है, बताइए स्वीट हार्ट, मुझे कब आना है। लड़की सामने से कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। जैसे ही उस दिन रात हमने बिताई थी, ऐसे ही आज भी रात बितानी है। दोस्तों, इतना सब सुनना था तो सुमन के जो हाथ पैर हैं वो कांपने लगते हैं। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा, वो अपनी सुध बुध खो देती है और फिर वहाँ से पैदल चलने लगती है। कुछ दूर तक पैदल पहुँचती है। एक जो सुमन के पापा का दोस्त होता है, रास्ते से गाड़ी लेकर जा रहा था। जब सुमन को ऐसी हालत में देखता है तो सुमन को अपनी गाड़ी में बिठाता है, बिठाकर सीधे पापा के घर ले जाता है। दोस्तों, पापा जब अपनी बेटी से बातचीत करते हैं तो बेटी फूट फूट कर रोने लगती है, कहने लगती है कि पापा, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैंने आपकी बात नहीं मानी। अगर मैं आपकी बात मान लेती तो आज मेरे साथ में ऐसा नहीं होता। पापा, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, वो बेटी वहाँ पर आ जाती है। उसके बाद तलाक के पेपर कोर्ट में दायर कर दिए जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद इन दोनों का तलाक भी हो जाता है। उसके बाद अब ये सुमन गुमसुम सी रहने लगती है। इसके पिता माँ इससे कहने लगते हैं कि बेटा दूसरी जगह शादी कर ले, लेकिन ये दूसरी जगह शादी करने की हाँ ही नहीं भरती। और उसके बाद नागपुर में ही पोस एरिया में इनका एक और फ्लैट होता है, उस फ्लैट पर चली जाती है। कहती है कि पापा, कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ शांत छोड़ दो, बस मैं अपने आप को शांति के साथ रखना चाहती हूँ और शांति के साथ ही जीना चाहती हूँ। दोस्तों, वहाँ जाने के बाद इसके मन में एक बार ऐसा भी आता है, क्यों ना इस दुनिया से अपने आप को विदा कर दे। लेकिन फिर सोचती है कि ये तो बुज़दिली का काम है, अगर तूने ऐसा कर दिया तो बहुत गलत होगा। इसके लिए फिर वो हिम्मत नहीं जुटा पाती और वहीं पर रहते रहते उसे कम से कम 14 दिन बीत जाते हैं। 14 दिन के बाद सुबह सुबह करीब 7:30 बजे का वक्त रहा होगा, जब इसके दरवाजे पर आकर एक लड़का गुहार लगाने लगता है और कहने लगता है कि मैडम जी, मुझे खाना दे दो, बदले में मुझसे काम ले लो। दोस्तों, यहाँ पर मैडम जी उसे 50 रुपये देने के लिए कहती है कि ये लो 50 रुपये, रास्ते से जाकर खा लेना। लेकिन वो लड़का यही कहता है कि मैडम जी, मेरी बहन भूखी है और इतनी सुबह सुबह कोई होटल वगैरह पर कोई खाना नहीं मिलेगा, मुझे अपनी बहन के लिए खाना लेकर जाना है, आप मेरे से गाड़ी साफ करवा लो, उसके बाद मुझे खाना दे देना, लेकिन मुझे खाना ही चाहिए। दोस्तों, अब ये मैडम एकदम से टूट सी ही जाती है कि यार, मेरा एक पति था जो मुझसे प्यार करने का नाटक किया करता था और इतना बड़ा मुझे धोखा दिया। एक ये लड़का है जो अपनी बहन के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। दोस्तों, अब ये महिला उससे कहती है कि बेटा तू मेरे साथ आ। अंदर किचन में उसे लेकर जाती है और वहाँ पर खिचड़ी बनाती है, क्योंकि उस लड़के ने बताया था कि मेरी बहन बीमार है। खिचड़ी बनाकर फिर उस लड़के से कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोस्तों, वो लड़का उस मैडम को अपने साथ लेकर जाता है। एक गंदी सी बस्ती होती है और वहाँ पर झुग्गियाँ बनी होती हैं, इधर उधर नाला बह रहा होता है, बदबू चारों तरफ आ रही होती है और उस टूटी फूटी झोंपड़ी के अंदर एक 12 साल की लड़की जो करहा रही होती है, उसे बहुत तेज़ बुखार होता है। दोस्तों, आनन फानन में ही ये मैडम जब उसे देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। उसे अपनी गोद में बैठाती है, उसे कुछ खाना खिलाती है, उसके बाद उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से सीधे हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन ये लड़का तब उस मैडम से बोल बैठता है कि मैडम, अगर आप मेरी बहन का इलाज कराना चाहती हो तो उसके बदले में आपको मेरे से काम कराना होगा, मैं फ्री में इलाज नहीं करवाना चाहता। तो मैडम कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों से ही काम लूँगी, तुम्हें एक ऐसा काम दूंगी जो तुम काम करते रहोगे और तुम्हें आनंद भी आएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर मैडम उस लड़की का इलाज करवाती है और लगभग 4 दिन के बाद वो लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब इस लड़का और लड़की को लेकर वो सीधे अपने उसी फ्लैट पर पहुंच जाती है और वहां पर पहले से ही जो मजदूर लोग होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो काम करने वाले आ जाते हैं। अब ये लड़का कहने लगता है कि मैडम जी, मुझसे क्या काम करवाना है, मुझे बता दो, मैं अपने काम को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर मैडम कहने लगती है कि मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ और तुम पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन जाओ, मैं यही सब चाहती हूँ, यही तुम्हारा काम होगा। दोस्तों, ये लड़का फूट फूट कर रोने लग जाता है, कहने लग जाता है कि मैडम जी, आज आपने मेरे दिल की बात सुन ली और मैं यही चाहता था कि मेरी बहन भी पढ़े, मैं भी पढ़ूं, लेकिन मेरे जीवन में बहुत ही गलत हुआ था। मेरे भी मम्मी पापा हुआ करते थे, बड़े आराम से हमारा जीवन चल रहा था। मेरे पापा ऑटो चलाया करते। एक दिन मेरी मम्मी मेरे पापा से जिद करती है कि मुझे बाज़ार से कुछ सामान खरीद कर लाना है, जल्दी से ऑटो लेकर आओ और मेरे को सामान खरीदवा कर लाओ। जैसे ही वो बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से सामान भी खरीद लेते हैं, उसके बाद घर लौट रहे होते हैं तो रास्ते में एक
ट्रक की चपेट में वो ऑटो आ जाता है, जिससे हमारी जीवन लीला ही बिल्कुल ख़राब हो जाती है। मेरे पापा और मम्मी दोनों इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग अनाथ हो जाते हैं। कुछ जो मोहल्ले वाले लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि भाई इनको अनाथ आश्रम में छोड़ दो, लेकिन मैंने सुना था कि अनाथ आश्रम भी ठीक नहीं होता, वहाँ पर भी लोगों का यूज किया जाता है। इसलिए मैं अपनी बहन को लेकर यहीं पर रहने लगा और मैं जैसे तैसे थोड़ा बहुत काम काज करके अपनी बहन के लिए खाना जुटाता और उसे खाना खिला दिया करता। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी बहन का इलाज करवा सकूं। मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहन का इलाज करा दिया। लेकिन मुझे बता दो कि पढ़ाई के साथ साथ मुझे करना क्या। मैं आपके घर का काम भी करना चाहता हूं, जिससे कि मुझे लगे कि मैडम के ऊपर मैं कोई बोझ नहीं हूं। दोस्तों, ये लड़का अपनी आंखें नम कर लेता है। मैडम की आंखों में भी आंसू होते हैं। इतने छोटे बच्चे के अंदर इतनी बड़ी प्रतिभा छुपी हुई है, वो काम के साथ पढ़ाई भी करना चाहता है। मैडम उससे कहती है कि बेटा, तुझे अब कुछ नहीं करना, बस तेरा काम यही है, तुझे अच्छे से पास होना है, तेरी बहन को भी अच्छे अंकों से पास होना है, यही सब तुझे करना है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो लड़का खाना पीना खा लेता है, बहन को भी खाना पीना खिलाता है। थोड़ी देर में ही इस सब की जानकारी जो लड़की है सुमन, उसके पापा को पता चल जाती है। पापा भी अपनी गाड़ी लेकर सीधा वहाँ पर पहुँच जाता है और सुमन जब अपने पापा को देखती है तो पापा से कहने लगती है, पापा जी, मुझे आपकी एक राय की ज़रूरत है। मैंने आज तक जो भी काम किया है उसमें मैं खुद गलत साबित हुई हूँ। क्या आज जो मैं करने जा रही हूँ उसमें मैं सही साबित होंगी? पापा, आप क्या कहना चाहते हैं? पापा, मैंने इन दोनों बच्चों को एडॉप्ट कर लिया है। मैं इन दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना चाहती हूँ, इन्हें पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ। पापा अपनी बेटी के सर पर हाथ रख देता है और कहने लगता है कि बेटी, तू बहुत ही नेक काम करने के लिए जा रही है, तू ऐसा काम कर और भगवान तेरे साथ में अच्छा ही करेंगे। दोस्तों, उस दिन के बाद से ये बेटी तन मन धन से इन बच्चों की सेवा में लग जाती है, खुद इन्हें पढ़ाया करती, ट्यूशन की इनको कोई ज़रूरत नहीं होती और ये बच्चे अच्छे अंकों से अपनी पढ़ाई को पास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, 3 साल का समय अब इस मैडम को, इन बच्चों को मिले हुए हो जाते हैं। उस लड़के की +2 की पढ़ाई हो जाती है। लड़की भी अब आगे पढ़ने लगती है। अब लड़का आगे कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहा है। ये मैडम आज बहुत खुश है और इन्हीं बच्चों के साथ अपने जीवन को आगे बिता रही है। इसके दिल और दिमाग में कभी भी ये नहीं आ रहा कि मुझे शादी करनी चाहिए, मेरे खुद के बच्चे होने चाहिए। इन बच्चों में ही वो अपने बच्चों का रूप देख रही है और इन बच्चों के साथ वो अपने जीवन को आगे व्यतीत कर रही है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे साथ पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे, उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। मुनमुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो अगला कमेंट आता है वो कमेंट आता है रघुवीर तेवतिया का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजू अहमद जी वेरी नाइस लिखते हैं। मोनू जैन जी वेरी नाइस वीडियो। उसके बाद जितेंद्रा बिरवा जी हमें 100% लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है गुरुदयाल खिलेरी का। रावत साहब, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदयाल खिलेरी जी। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है जयप्रकाश का। वेरी गुड, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रलाल जरवाल जी, आपकी लेखनी में एक अलग ही जादू है, जारी रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रतनलाल शर्मा जी, भाई साहब आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद भूपेंद्र कुमार, वेरी नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। MC वर्मा देव आनंद लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। टेकचंद शर्मा जी हमें कमेंट करते हैं और उसके बाद में रतनलाल लाधा जी, बहुत अच्छी है, दिलचस्प कहानी है आप में, क्योंकि साधारणता ऐसे मामले में नहीं देखने को मिलती, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत सराहनीय होती है। मैं अपना
बापू भी लड़की के साथ निभाया, जय हिंद जय भारत, गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश के पाटिल जी हमें कमेंट करते हैं, वेरी नाइस स्टोरी माय डियर फ्रेंड्स एंड वेरी वेल, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदिनी मेहर जी हमें वेरी नाइस स्टोरी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। टेकचंद शर्मा जी बहुत सुंदर स्टोरी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मुद्रिका प्रसाद जी हमें नमस्ते सर लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सपन दहेज का कमेंट आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बहुत अच्छी होती है। उसके बाद में प्रहलाद राज गर्ग जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू एसएस वेरी नाइस स्टोरी लिखते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उसके बाद में नवाब खान जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजपूत शोभिया ठाकुर जी कमेंट करते हैं कि हो सकता है ऐसा भी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में तेज प्रताप सिंह जी, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जो कमेंट आता है वो समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। सैम मोहम्मद जी हमें कमेंट करते हैं, बाबू शाह जी कमेंट करते हैं, और उसके बाद तेज प्रताप सिंह रावत जी भी कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।